स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के विचारों की गहराइयों में उतरे हैं। थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ, नाम ही काफी कुछ कहता है। बिल्कुल। ये नाम अपने आप में एक बड़ा दावा है ना। क्या सच में सिर्फ सोच बदलकर अमीर बना जा सकता है? ये सवाल नेपोलियन हिल ने 1937 में अपनी किताब से उठाया था। और देखिए आज भी ये कितना प्रासंगिक लगता है। सही बात है। तो हमारे पास इस किताब की एक काफी अच्छी समीक्षा है जो इसके सार और मतलब जरूरी सिद्धांतों को सामने रखती है। हाँ। आज हमारा इरादा यही है कि इस समीक्षा के जरिए हिल के विचारों को परत दर परत खोलें, समझें कि ये सिद्धांत हैं क्या, क्यों जरूरी माने जाते हैं और क्या ये आज भी काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, क्या ये आज की दुनिया में भी उतने ही कारगर हो सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। चलिए। इस किताब की सबसे पहली और शायद सबसे प्रभावशाली बात तो यही है कि ये किसी एक व्यक्ति के मतलब सिर्फ ख्यालों पर आधारित नहीं है। लेखक नेपोलियन हिल ने इसे लिखने में करीब 20 साल लगाए। 20 साल? ये बहुत लंबा समय है। हाँ, और इस दौरान उन्होंने कोई 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया, जिनमें हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी जैसे मतलब उस दौर के दिग्गज शामिल थे। जबरदस्त। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। बिल्कुल। और ये कोशिश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिल सिर्फ कहानियां नहीं सुन रहे थे। अच्छा। वो एक पैटर्न, एक सूत्र खोज रहे थे। जैसा कि समीक्षा भी बताती है, हिल ने पाया कि इन सभी सफल लोगों में, चाहे उनके फील्ड अलग-अलग हों, सोचने और काम करने के कुछ कॉमन तरीके थे। अच्छा, मतलब कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं? नहीं, बल्कि कुछ ठोस सिद्धांत थे जिन्हें वे जाने अनजाने अपना रहे थे। यहीं से इस किताब का आधार बनता है कि सफलता महज किस्मत या संयोग नहीं है, बल्कि एक खास मानसिक नजरिया और उसके हिसाब से लगातार किए गए काम का नतीजा है। वो कौन से सिद्धांत हैं जिन पर ये पूरी विचारधारा टिकी है? समीक्षा के हिसाब से पहला और शायद सबसे बुनियादी है डिजायर, तीव्र इच्छा। हाँ। यहाँ सिर्फ चाहत की बात नहीं हो रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। समीक्षा इस पर बहुत जोर देती है कि ये कोई हल्की फुल्की इच्छा नहीं कि हाँ अमीर बनना अच्छा होगा। हिल जिसे डिजायर कहते हैं, वो एक जलती हुई प्रबल मतलब सब कुछ झोंक देने वाली इच्छा है। एक जुनून। हाँ, जो आपके हर विचार, हर काम पर हावी हो जाए। समीक्षा इसे सफलता की पहली सीढ़ी मानती है क्योंकि यही वो चिंगारी है जो पूरी प्रक्रिया शुरू करती है। अच्छा। बिना इस प्रबल इच्छा के आगे के सिद्धांत मतलब खोखले रह जाते हैं। ये इच्छा ही लक्ष्य को साफ करती है और उसे पाने की अटूट प्रेरणा देती है। यानी सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं, उसे एक जुनून की हद तक ले जाना जरूरी है। लेकिन कई बार होता है ना कि इच्छा तो होती है पर मुश्किलें देखकर हौसला पस्त हो जाता है। बिल्कुल। शायद यहीं पर दूसरा सिद्धांत काम आता है। समीक्षा में अगला जिक्र फेथ का है, विश्वास। हाँ, और ये डिजायर के साथ मिलकर काम करता है। तीव्र इच्छा आपको मंजिल दिखाती है और फेथ यानी विश्वास आपको यकीन दिलाता है कि आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ उम्मीद नहीं है। नहीं, ये उम्मीद से ज्यादा है। ये एक गहरा अटूट यकीन है अपने लक्ष्य में, अपनी योजनाओं में और सबसे जरूरी खुद की काबिलियत में। समीक्षा बताती है कि हिल का मानना था कि शक और डर सबसे बड़े दुश्मन हैं। अच्छा? वो हमारे अवचेतन मन में घुसकर हमारी इच्छा को कमजोर करते हैं और हमें कोशिश करने से रोकते हैं। तो ये विश्वास काम कैसे करता है? क्या ये बस पॉजिटिव सोचने जैसा है? ये उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें, जैसा समीक्षा भी इशारा करती है, हमारा विश्वास सीधे तौर पर हमारे कामों को ड्राइव करता है। कैसे? जब हम किसी चीज पर पूरी तरह यकीन करते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक हासिल करने लायक हकीकत की तरह देखता है। अच्छा। तो हम ज्यादा ध्यान लगाकर कोशिश करते हैं, हम समाधान खोजने के लिए ज्यादा क्रिएटिव बनते हैं और हम उन मौकों को देख पाते हैं जिन्हें शक करने वाला मन शायद नजरअंदाज कर दे। ये विश्वास हमारे अवचेतन मन को लक्ष्य पाने के लिए एक तरह से प्रोग्राम करता है। ये एक मानसिक ऊर्जा है जो हमें मुश्किलों के बावजूद आगे धकेलती है। बिना विश्वास के प्रबल इच्छा भी धीरे धीरे बुझ सकती है। हाँ, बुझ सकती है। ये दिलचस्प है कि कैसे मन की अंदरूनी हालत बाहरी नतीजों पर असर डाल सकती है। इसी कड़ी में समीक्षा एक और मानसिक तकनीक का जिक्र करती है, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। ये सुनने में थोड़ा रहस्यमयी लगता है। हाँ, थोड़ा रहस्यमयी सा। इसका क्या मतलब है?
रहस्यमयी नहीं है, बल्कि ये हमारे मन के काम करने के तरीके का एक प्रैक्टिकल पहलू है। ऑटो सजेशन का सीधा सा मतलब है अपने अवचेतन मन को जानबूझकर निर्देश देना। अच्छा, कैसे? जो बातें हम लगातार खुद से कहते हैं, जिन विचारों पर हम बार बार ध्यान लगाते हैं, वो धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं। और हमारा अवचेतन मन हमारी आदतों, भावनाओं और यहाँ तक कि हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को भी काफी हद तक कंट्रोल करता है। ओके। तो समीक्षा के अनुसार हिल का तर्क था कि ऑटो सजेशन वो पुल है जो हमारे सचेत विचारों, जैसे हमारी इच्छा और विश्वास को हमारे अवचेतन मन तक पहुंचाता है ताकि वे हमारी हकीकत बन सकें। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पॉजिटिव बातें दोहराने से सफलता मिल जाएगी? समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? क्या ये इतना आसान है? समीक्षा इसे सिर्फ दोहराने की क्रिया नहीं मानती। हिल के मुताबिक ऑटो सजेशन तब सबसे ज्यादा असरदार होता है जब ये तीव्र इच्छा, डिजायर और अटूट विश्वास, फेथ के साथ जुड़ा हो। मतलब जब आप अपने लक्ष्य को लेकर जुनून से भरे हों और आपको पूरा यकीन हो कि आप इसे पा सकते हैं, तब उस लक्ष्य से जुड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को दोहराना आपके अवचेतन मन पर गहरा असर डालता है। तो ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है? नहीं, ये भावनाओं और यकीन के साथ अपने मन को प्रोग्राम करने की एक तकनीक है। ये आपके विचारों को लगातार आपके लक्ष्य पर फोकस रखने का एक तरीका है ताकि बाहरी भटकाव या नेगेटिविटी आपको रास्ते से हटा न सके। लेकिन हाँ, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहीं पर अगला सिद्धांत जरूरी हो जाता है। हाँ, क्योंकि सिर्फ सोचते रहना या खुद को यकीन दिलाते रहना काफी नहीं है ना। सही। समीक्षा अगले सिद्धांत के तौर पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज यानी विशेष ज्ञान की बात करती है। और यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क बताया गया, सिर्फ ज्ञान होना ही शक्ति नहीं है। बिल्कुल सही कहा। समीक्षा इस पॉइंट को बहुत साफ करती है। हिल के जमाने में भी जानकारी थी और आज तो खैर जानकारी का समंदर है। हाँ बिल्कुल, लेकिन हिल का तर्क था, और जो आज भी उतना ही सच है, कि सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना शक्ति नहीं है। असली शक्ति है उस जानकारी को ऑर्गेनाइज करना, उसे एक तय मकसद के लिए इस्तेमाल करना, यानी उसे एक्शन में बदलना। हाँ, और यहाँ विशेष शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। जनरल नॉलेज की अपनी जगह है, लेकिन बड़ी सफलता के लिए किसी खास फील्ड का गहरा, प्रैक्टिकल और विशेष ज्ञान जरूरी है। तो आपको एक्सपर्ट बनना होगा। हाँ, अपने चुने हुए क्षेत्र में एक्सपर्ट बनना होगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमें लगातार सीखते रहना होगा, अपने फील्ड में माहिर बनना होगा। हाँ, लेकिन सिर्फ सीखना ही नहीं, बल्कि उस सीखे हुए ज्ञान को लागू करना भी उतना ही जरूरी है। समीक्षा बताती है कि हिल ने उन लोगों को सफल होते देखा जो सिर्फ जानते नहीं थे, बल्कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके प्लान बनाते थे और उन पर अमल करते थे। प्लान और अमल। बिल्कुल। ये सिद्धांत मानसिक चीजों को, इच्छा, विश्वास, आत्मसुझाव को ठोस एक्शन से जोड़ता है। ज्ञान को जब योजना बनाकर एक्शन में बदला जाता है, तभी वो असली शक्ति बनता है और नतीजे देता है। तो ये जानने और करने के बीच का पुल है। हाँ, ज्ञान बिना एक्शन के अधूरा है। एक्शन की बात आई तो रास्ते में रुकावटें और असफलताएं तो आती हैं। स्वाभाविक है। और बहुत से लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। शायद इसीलिए समीक्षा में अगला सिद्धांत परसिस्टेंस यानी दृढ़ता या निरंतर प्रयास, इसे इतना महत्व दिया गया है। निश्चित रूप से समीक्षा दृढ़ता को सफलता के लिए अनिवार्य मानती है। हिल ने अपने अध्ययन में पाया कि सफल लोग असफलताओं से रुके नहीं। वे असफल हुए, कई बार हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दृढ़ता का मतलब है लक्ष्य पर टिके रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी ही बार गिरना पड़े। और समीक्षा कहती है कि असफलता तो अस्थायी होती है। हाँ, लेकिन हार मान लेना उसे स्थायी बना देता है। ये इच्छा शक्ति की असली परीक्षा है। लेकिन ये दृढ़ता आती कहाँ से है? मतलब लगातार लगे रहना, खासकर जब नतीजे नहीं दिख रहे हो, ये तो बहुत मुश्किल हो सकता है। यहीं पर पहले बताए गए सिद्धांत काम आते हैं। समीक्षा इशारा करती है कि दृढ़ता कोई अलग थलग गुण नहीं है। अच्छा। इसे बनाए रखने के लिए ईंधन चाहिए होता है, और वो ईंधन मिलता है आपकी प्रबल इच्छा, डिजायर से। अगर आपकी इच्छा सचमुच जलती हुई है तो आप आसानी से हार नहीं मानेंगे। दूसरा ईंधन है आपका अटूट विश्वास, फेथ। अगर आपको यकीन है कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप अस्थायी असफलताओं को सीखने के मौके की तरह देखेंगे, न कि अंत की तरह। और ऑटो सजेशन भी मदद करता होगा। हाँ, ऑटो सजेशन भी यहाँ मदद करता है, नेगेटिव विचारों को दूर रखकर पॉजिटिव मानसिक रवैया बनाए रखने में।
और आपका विशेष ज्ञान आपको समस्याओं का समाधान खोजने और अपनी योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है। तो दृढ़ता इन सब का मिला-जुला नतीजा है? बिल्कुल। ये लचीलेपन मतलब रेजिलियंस का ही दूसरा नाम है, गिरकर उठना और चलते रहना। तो अगर हम इन सभी सिद्धांतों को तीव्र इच्छा, विश्वास, आत्मसुझाव, विशेष ज्ञान और दृढ़ता एक साथ देखें तो समीक्षा के मुताबिक थिंक एंड ग्रो रिच का मूल संदेश क्या निकलता है? क्या ये सिर्फ अमीर बनने के बारे में है या इसका दायरा और भी बड़ा है? समीक्षा इसे सिर्फ पैसों से जोड़कर नहीं देखती, हालांकि किताब का टाइटल यही है। इसका मूल संदेश ये है कि बाहरी सफलता, चाहे वो पैसों की हो या किसी और रूप में, वो अंदरूनी दुनिया से शुरू होती है। आपकी सोच, आपका विश्वास, आपकी आदतें ही आपकी बाहरी हकीकत बनाती हैं। अच्छा। समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि कैसे ये सिद्धांत सिर्फ बिजनेस या पैसा कमाने तक ही सीमित नहीं है। इन्हें जिंदगी के किसी भी फील्ड में लागू किया जा सकता है जहां आप कोई बड़ा लक्ष्य पाना चाहते हैं। जैसे कि? चाहे वो करियर में तरक्की हो, कोई आर्टिस्टिक कामयाबी हो, बेहतर सेहत हो या पर्सनल ग्रोथ हो। ये दिलचस्प है कि 1937 में लिखे गए ये विचार आज भी इतने प्रासंगिक माने जाते हैं। समीक्षा में इस बात का भी जिक्र है कि कई मॉडर्न एंटरप्रेन्योर्स और सफल लोग आज भी इस किताब से प्रेरणा लेते हैं। ऐसा क्यों है? क्या ये सिद्धांत टाइमलेस है? ऐसा लगता है कि ये सिद्धांत इंसान की साइकोलॉजी और सफलता के कुछ बुनियादी पहलुओं को छूते हैं जो समय के साथ बदलते नहीं हैं। इच्छा रखना, यकीन करना, अपने मन को कंट्रोल करना, ज्ञान हासिल करना और हार न मानना, ये शायद हमेशा ही किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी रहेंगे। सही। समीक्षा बताती है कि ये किताब एक तरह का मानसिक टूलकिट या सफलता का खाका पेश करती है जिसे लोग अपनी सिचुएशन के हिसाब से ढाल सकते हैं। ये सिर्फ क्या करना है नहीं बताती। नहीं, बल्कि कैसे सोचना है इस पर जोर देती है। शायद यही इसकी स्थायी प्रासंगिकता का कारण है। ये एक तरह से सेल्फ इम्प्रूवमेंट और लक्ष्य पाने का दर्शन बन गया है। तो इस पूरी चर्चा और समीक्षा के विश्लेषण से जो बात उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि थिंक एंड ग्रो रिच का असली मतलब शायद ये नहीं है कि सिर्फ सोचने भर से आप अमीर बन जाएंगे, बल्कि अमीर या सफल बनने के लिए पहले उस तरह की सोच विकसित करनी होगी, वैसी मानसिकता बनानी होगी। हाँ, और फिर उन विचारों को ठोस कामों में बदलना होगा। सोच पहला कदम है लेकिन आखिरी नहीं। बिल्कुल। ये सोच एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें इच्छा, विश्वास, योजना, ज्ञान और अटूट कोशिश शामिल है। ये बस खाली बैठकर सपने देखने के बारे में नहीं है। सही। समीक्षा भी इसी नतीजे पर पहुंचती है कि ये किताब मानसिक तैयारी और प्रैक्टिकल एक्शन के कॉम्बिनेशन पर जोर देती है। सोच को सही दिशा देना और फिर उस दिशा में लगातार कदम बढ़ाना ही कुंजी है। अंत में जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ दें। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। हाँ, और वो सवाल ये है, ये सिद्धांत इच्छा, विश्वास, आत्मसुझाव, विशेष ज्ञान, दृढ़ता, ये लगभग एक सदी पहले दिए गए थे। आज की दुनिया जो इतनी तेजी से बदल रही है, जहां टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है, ग्लोबल चुनौतियां हैं, वहां इन सिद्धांतों को लागू करना कितना अलग है? सोचने वाली बात है। क्या आज की अनोखी परिस्थितियां इन सिद्धांतों को ज्यादा शक्तिशाली बनाती हैं या उनके अमल में नई बाधाएं खड़ी करती हैं? क्या सोचकर अमीर बनने का तरीका आज भी वैसा ही है जैसा हिल के जमाने में था, या इसे आज के संदर्भ में नए सिरे से समझने की जरूरत है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है।